प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, आगत स्वर, आगत व्यंजन आदि कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं, यानी सबसे वर्ण के अलावा सबसे छोटा कोई नहीं होता, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जिसमें वर्ण क्रम से लिखे हुए होंगे। जैसे अ के बाद आ आएगा और आ के बाद ई आएगा, तो ये क्या है? क्रम है। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वतः ही उच्चारित होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी आपने बोला क, तो क को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? अ की, तब आप क का उच्चारण कर पाए। ठीक है, तो व्यंजन क्या होंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी वो व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे बोलते हैं स्वर। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, री, इन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए इसे हमने क्या कहा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगेगा इनके उच्चारण में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, यानी इनका उच्चारण का समय हमें इनसे ज़्यादा लग रहा है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लग रहा है, तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, एक है आपका प्लुत स्वर, जैसे हम ओम बोलते हैं ना, ओम, तो उसमें इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11, जिसमें ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। 7 4 11। ओके, अब बात करते हैं हम व्यंजन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन के भी 3 भाग बताए गए हैं, व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु यानी हवा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, मतलब विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब छूना, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से वायु निकलती है वह हमारे मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलेगी, छूते हुए निकलेगी, उसे हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीवा मतलब जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, यानी जब भी हम स्वर बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर के भी कितने भेद बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, और व्यंजन के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद।
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब पढ़ते हैं हम आगत स्वर के बारे में, यानी अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला में इसे शामिल किया गया है। जैसे हम ये जो लगाते हैं ना, जैसे डॉक्टर नहीं होता डॉक्टर, तो ध्वनि किसकी आ रही है? आ की, ठीक है। बाल, तो ये जो हम लगाते हैं इन शब्दों के ऊपर, इन्हें आगत स्वर कहा जाता है। यानी अंग्रेजी भाषा से कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे हम डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ते हैं, ये हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। तो डॉक्टर नहीं होता डॉक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। ओके, अगला है आपका आगत व्यंजन। हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों को शामिल किया गया है, ठीक है। हिंदी में कई ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जो विदेशी शब्द है, ठीक है। तो इन शब्दों को क्या करते हैं? ज और फ के नीचे नुक्ता लगाकर, ठीक है, ज और फ लिखा जाता है, यानी इनको उच्चारण ज और फ से भिन्न होता है, ठीक है। जैसे आजादी, आजादी, ठीक है। जमीन नहीं होता, जमीन होता है। जमीन नहीं होता, जमीन होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता, और इसे क्या बोला जाता है? आगत व्यंजन, ठीक है। तो आगत व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2, ज और फ, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर की संख्या 4 बताई गई है। संयुक्त मतलब होता है जिसमें 2 वर्ण जुड़े हुए होते हैं, 2 वर्णों का जुड़ना, वो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, ठीक है। जैसे श, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। ये जो वर्ण है ये 2 वर्णों से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि हम बात करें श की, जो श है वो बना हुआ है क और श से, ठीक है। अब बात करें हम त्र की, जो आपका त्र है वो किससे मिलके बना है? त और र से, यानी ये सभी 2 वर्णों से मिलके बने हुए, इसलिए इन्हें क्या बोला? संयुक्ताक्षर बोला गया है। इसमें क्या होता है? एक तो ये स्वर रहित होता है, यानी एक वर्ण में स्वर नहीं होता, और एक वर्ण में क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। यानी जो क है हमने आधा लिखा है, तो ये क्या है? आपका स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। और जो इसके बाद वाला वर्ण है श, इसमें क्या है? कौन सा स्वर है? अ, ठीक है। अब बात करें हम त्र की, त्र किससे मिलके बना है? त और र से, ठीक है। और ज्ञ, आपका ज्ञ से ज्ञानी वाला बना है, ज और न्य से मिलकर बना है, ठीक है। पहला वर्ण क्या है आपका? स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। और दूसरा वर्ण क्या है? स्वर सहित है, स्वर के साथ है, इसमें स्वर क्या है? अ। ओके, अब बात करें हम श की, जो आपका श है ये श और र से मिलके बना है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्त मतलब होता है जो 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हों। तो वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका रक्त, तो जो क है ये भी व्यंजन है और त है, ये जब मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये भी एक तो स्वर रहित होगा और एक होगा स्वर सहित, यानी जो ये क है, आधा क है, ये क्या है? स्वर रहित है, और जो त है ये क्या है? आपका स्वर के साथ है। अब बात करते हैं हम अनुस्वार की, यानी जो हम शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। यानी जिन शब्दों का उच्चारण करते समय, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जो वायु होती है ना वो नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। हवा जो होती है वो नाक से बाहर निकलेगी, उसे बोलेंगे हम अनुस्वार। यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो पहले स्वर का उच्चारण होगा, बाद में नाक से निकलने वाली ध्वनि का उच्चारण होगा। जैसे हमने बोला दंत, दंत, तो पहले किसका उच्चारण हो रहा है? स्वर का, अ का, और बाद में आपकी नासिकी ध्वनि यानी अनुस्वार का, ठीक है। अब बात करते हैं अनुनासिक की, जिसमें जो ध्वनि है, वायु है, हवा है, वो
नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, यानी जो आप शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं उसे अनुनासिक बोला जाता है। जैसे चांद, ठीक है, चांद, ये किसका उदाहरण है आपका? अनुनासिक का, ठीक है। अब विसर्ग की बात करें, ठीक है, इससे पहले द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे हम। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन के बाद समान स्वर युक्त व्यंजन आता है, यानी जो व्यंजन होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है चक्कर का, ठीक है। अब ये जो क है, आधा क, ठीक है, आधा क्या है आपका? आधा क क्या है? स्वर रहित है, और पूरा क क्या है आपका? स्वर के साथ है। व्यंजन दोनों समान है, पर पहला जो आपका व्यंजन है वह स्वर रहित है और दूसरा जो व्यंजन है वो स्वर सहित है। इसे बोला जाता है द्वित्व व्यंजन, यानी जब स्वर रहित व्यंजन के बाद समान स्वर युक्त व्यंजन आता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम विसर्ग की। विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है, जैसे हमने बोला प्रातः, ठीक है, तो जो विसर्ग का उच्चारण है वह अह के रूप में होगा। और विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है।